अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने हेडेक की कंप्लेंट पढ़ी थी और हेडेक में हमें क्या क्या टाइप्स मिल सकती हैं, क्या किस किस तरह की ड्यूरेशंस मिल सकती हैं, हमने वो देखा था। तो नेक्स्ट एक सीएनएस से सीएनएस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंप्लेंट पूछी जा सकती है या बताई जा सकती है। एक्चुअली दैट इज़ अ ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि हम देखते हैं इन ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। जो एक पेशेंट को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है तब भी उसको ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। अब यहाँ पे जो हम इस्कीमिया की बात करें, इस्कीमिक अटैक की बात करें, या हम ब्रेन की इस्कीमिया की बात करें, क्योंकि ब्रेन हैज़ अ सेंटर्स फॉर कीपिंग अस अवेक। और अगर ड्यू टू एनी रीज़न ब्रेन की हाइपोपरफ्यूजन होती है, ड्यू टू एनी रीज़न, कोई कार्डियक इलनेस है या कोई ब्रेन में आर्टरिकल स्टेनोसिस है, टेम्पोरल आर्टराइटिस में हो जाता है, किसी भी रीज़न में से अगर ब्रेन की हाइपोपरफ्यूजन हो रही है, दैट द पर्सन विल गो इनटू अ फेंटिंग स्टेट, जिसको हम सिनकपी भी कहते हैं। तो ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली यही है कि ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को ही हम सिनकपी भी कह देते हैं, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल तो नहीं है, बट सिनकपी इज़ अ वैरायटी ऑफ ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, सिनकपी में क्या हो रहा है कि कॉन्शियसनेस लूज हो रही है, क्यों? ड्यू टू इनएडिक्वेट सेरेब्रल परफ्यूजन। और मोस्ट कॉमनली हम सिनकपी की वैरायटी ही देखते हैं, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब सिनकपी में एक तो उसकी टाइप है वेजोवेगल सिनकपी। वेजोवेगल सिनकपी में क्या हो रहा है कि पेशेंट को स्ट्रेस मिला, कोई इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पेन, सीवियर पेन हो सकता है, ठीक है, या फिर ड्यू टू एनी स्ट्रेसफुल कंडीशन उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, हाइपोपरफ्यूजन हुई टू द ब्रेन और पेशेंट फेंट कर गया। ठीक है, और ये ओवर ड्यूरेशन ऑफ 2 to 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स पेशेंट फेंट करता है, लेकिन मोस्टली 1 मिनट के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस रीगेन हो जाती है। ठीक है, दो ये जो फेंटिंग की स्टेट है, जो ये इंपॉर्टेंट कंप्लेंट है। पेशेंट ये आपके पास सीएनएस से कंप्लेंट लेकर आ सकता है कि ये खड़ा खड़ा बेहोश हो गया। ठीक है, फिर उसकी आप फर्दर हिस्ट्री में आप इन्वेस्टिगेट करोगे कि ऐसा क्या हुआ था, उसको दर्द हुआ था या कोई बुरी खबर मिली थी या कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर बुरी खबर मिली तो वो वेजोवेगल सिनकपी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये रिकरेंट होना शुरू हो जाए तो उसमें फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कोई ब्रेन लीशन तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, सिनकपी एक टाइप है ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की, जिसकी फर्दर एक सब टाइप है वेजोवेगल सिनकपी, जिसको हम देख चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन यही टाइप होती है। ठीक है, देन हमने ये देखा कि वेजोवेगल सिनकपी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज रिलेटेड सिनकपी भी हो सकती है। उसमें ये होता है, अच्छा, एक तो हमने देखा कि उसको कोई इमोशनल कॉज मिली या कोई पेनफुल कॉज मिली, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ओवरफ्लो हुआ और पेशेंट फेंट कर गया। इसके अलावा अगर उसका हार्ट इनफ पंप ही नहीं कर रहा ब्लड, फॉर एग्जांपल कार्डिक अरिथमियाज हैं पेशेंट को, तो भी तो पॉसिबल है ना कि ब्रेन की हाइपोपरफ्यूजन हो जाए, राइट। तो उस केस में भी किसी कार्डिक डिजीज़ में भी जो सिनकपी होती है, लेकिन वो फिर वेजोवेगल सिनकपी तो ना हो, वो भी क्या होगी, एक्सरसाइज रिलेटेड सिनकपी या कोई कार्डिक सिनकपी। ठीक है, देन एक एपिलेप्टिक सीजर होता है। अब सीजर में जो पेशेंट ट्रांजिएंटली कॉन्शियसनेस लूज़ करता है उसको हम सिनकपी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉज है वो डिफरेंट है। ठीक है, उसमें कोई वेजोवेगल कॉज नहीं, कोई कार्डियक कॉज नहीं, उसमें तो ब्रेन में लीजन है, राइट। तो अब हम एपिलेप्सी किसी भी कंडीशन को ऐसे लेबल करते हैं कि दैट इज़ अ प्रोक्सिस्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस फ्रॉम द ब्रेन इन्वॉल्विंग द होल ब्रेन और अ फोकल एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, प्रोक्सिस्मल इनवॉलंटरी इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस हो रहे हैं, अनकंट्रोल्ड प्रोक्सिस्मल इनवॉलंटरी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस फ्रॉम द ब्रेन, आइदर द होल ब्रेन और अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज एपिलेप्सी। एक मैं वर्ड और ऐड कर देती हूँ कि अनप्रोवोक्ड एपिलेप्सी हम तब कहें जब वो अनप्रोवोक्ड है, कोई अंडरलाइन कॉज नहीं जा रही, कोई हाइड्रोकेफलस नहीं है उस पेशेंट को, कोई मेनिंजाइटिस नहीं है पेशेंट को, बस ऐसे ही अनप्रोवोक्ड प्रोक्सिस्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होने लगी हैं। ठीक है, तो एपिलेप्सी, अब उसमें भी सीजर होते हैं और बंदा फेंट करता है, बट दैट इज़ नॉट सिनकपी। ठीक है, उसमें भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो हम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में 2-3 वैराइटीज़ देखेंगे। एक तो हम सिनकपी की वैरायटी देखेंगे, जिसमें वेजोवेगल सिनकपी देखी हमने, जिसमें हमने एक्सरसाइज रिलेटेड या कार्डियक सिनकपी देखी हमने। ठीक है, और इसके अलावा हम एपिलेप्सी भी देख सकते हैं कि उसको सीजर्स भी थे, सीजर्स के साथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था, जो कि ट्रांजिएंट होगा। ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, वो ट्रांजिएंट है। अब हम ट्रांजिएंट की बात करें, परमानेंट हो तो फिर कोमा में चला जाएगा पेशेंट या डेथ, खुदा ना खास्ता। एनीवे, तो यहाँ पे जो हम चीज़ देख रहे हैं वो ट्रांजिएंट हैं। ट्रांजिएंट में फिर 2 वैराइटीज़ आ गई, तो सिनकपी आ गई और एक एपिलेप्टिक सीजर्स आ गए। ये 2 हमें कॉमन वैराइटीज़ मिलती हैं ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की। देन हम जो एक चीज़ देखते हैं, दैट इज़ द स्ट्रोक एंड ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। स्ट्रोक तब कहेंगे जब एक परमानेंट वास्कुलर डैमेज हुआ है। ठीक है, परमानेंट वास्कुलर डैमेज इस्कीमिया भी की वजह से भी हो सकता है और हेमरेज की वजह से भी हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट है। ठीक है, वो रिवर्स नहीं कर रहा।
ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक तब बोलेंगे जब हमें किसी भी कोई भी वास्कुलर सिम्टम मिला है, चाहे वो इस्कीमिया का था चाहे वो हेमरेज का था, लेकिन वो सॉरी इस्कीमिया का ही था, हेमरेज हम ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक में नहीं कंसिडर करते, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके जो सिम्टम्स थे, चाहे वो ऑक्यूलर सिम्टम्स थे, चाहे वो मोटर सिम्टम्स थे, चाहे वो सेंसरी सिम्टम थे, कोई भी सिम्टम थे, वो एक दिन के अंदर अंदर या 24 घंटों के अंदर अंदर रिजॉल्व कर गए हैं। अगर सिम्टम्स रिजॉल्व करेंगे करके तो वो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक है। अगर सिम्टम्स ओवर पीरियड ऑफ 24 आवर्स मोर देन पीरियड 24 आवर्स वो परमानेंट रहे या वो प्रोग्रेस करते गए, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रोक। तो स्ट्रोक और ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक में ये फ़र्क है। और अगेन स्ट्रोक भी फोकल हो सकता है या ग्लोबल या कंप्लीट ब्रेन का भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें वास्कुलर कोज होती है। नॉर्मली जो हम स्ट्रोक की वैरायटी देखते हैं वो हम हेमिप्लेजिया देखते हैं कि एक साइड का अपर लिम्ब उसी साइड का लोअर लिम्ब अफेक्ट हुआ होता है, वीकनेस होती है वहाँ पर, ठीक है। और उसमें मिडल सेरेब्रल आर्टरी अफेक्टेड होती है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ टेबल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। तो हमने सिंकपी लास्ट हमने देखा, उसमें जो सिंकपी की इंपॉर्टेंट वैरायटी तो हमने वेजोवेगल सिंकपी की। इसके अलावा करोटिड साइनस से रिलेटेड भी सिंकपी हो सकती है। अगर आप वी नो कि नेक में करोटिड साइनस है ना अलॉन्ग स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, तो अगर उसको हम बायलैटरल मसाज करें ड्यू टू एनी रीज़न और उसकी हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए, दैट कैन रिजल्ट इन द फेंटिंग एज वेल, ठीक है। कुछ सिचुएशनल हो सकती हैं कि कफिंग से या मिक्सचुरेशन से, खैर वो अलग चीज़ है। कार्डिक सिंकपी देखी कि एरिथमिया की वजह से हो सकती है, किसी हार्ट डिफेक्ट की वजह से हो सकती है कि हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, हाइपोपरफ्यूजन हो रही है ब्रेन की। एपिलेप्टिक सीजन में भी हम ट्रांजिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मिल सकता है, तो हम देख चुके हैं। पोस्टल हाइपोटेंशन में बहुत सारे जो ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स, डेफिनेटली जो एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करेगा उसमें हाइपोटेंशन तो होगी ना, हाइपोटेंशन होगी तो हाइपोपरफ्यूजन होगी, हाइपोपरफ्यूजन होगी तो लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाएगा। तो पोस्टल हाइपोटेंशन भी एक वैरायटी है इसकी, इसमें भी पोस्टल हाइपोटेंशन में बंदा फेंट कर जाता है और वो भी ट्रांसिएंट ही होता है, ठीक है। फंक्शनल या साइकाट्रिक की भी अपने माइंड में रखना है कि कई बार पेशेंट्स एक्चुअल में सफ़र नहीं कर रहे होते डिजीज़ से, लेकिन डेफिनेटली उनको लग रहा होता है कि वो बेहोश होने वाले, मोस्टली ना हाइपर वेंटिलेट करें। तो हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो ब्रेन में भी उसके वो आएंगे सिम्टम्स आएंगे और बंदा फेंट कर सकता है, लेकिन उसमें कोई अंडरलाइन कॉज नहीं, दे डोंट नीड ट्रीटमेंट, दे नीड साइकाट्रिक हेल्प, ठीक है। तो फंक्शनल या साइकाट्रिक भी एक टाइप है ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की। तो हमने हर तरह की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना है व्हेन डीलिंग विद अ पेशेंट ऑफ ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।